प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सेलिया नामक कहानी को लेकर प्रस्तुत हैं, जो डॉक्टर सुशीला टागभोरे द्वारा लिखित है। सुशीला टागभोरे का जन्म 4 मार्च 1954 में गांव बानापुर, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी माता पन्नाबाई और पिता राम प्रसाद गावड़ी थे। आपने माता की प्रेरणा तथा अपने अथक परिश्रम के बल पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपकी कहानियाँ यथार्थपरक है। टूटता वहम, अनुभूति के घेरे, संघर्ष, कहानी संघर्ष, स्वाति, बूंद और खारे, मोती और यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज, काव्य संग्रह तथा रंग और व्यंग, नंगा सत्य नाटक है। अनेक विश्वविद्यालयों में आपके साहित्य पर शोध कार्य चल रहा है और आपको अनेक संस्थाओं से सम्मानित भी है। वर्तमान में आप सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज, कामठी, महाराष्ट्र में सेवारत है। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। जहाँ चाह होती वहाँ राह खुद बनने लगती है, यह चरित्रार्थ है। और कहते हुए कहानी की प्रमुख पात्र सेलिया समाज में अपने लिए सिर्फ स्थान बनाती है, बल्कि सम्मान के अधिकारिणी भी होती है। वह अपने साथ घटी हुई घटनाओं को ध्यान में रख झाड़ू के स्थान पर कलम को महत्व देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी जाति के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये कहानी है स्त्री शिक्षा को महत्व देने के उद्देश्य से। कहानी कुछ इस प्रकार है। नानी उसे प्यार से सिलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उसका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। सन 1970 की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सांवली सलोनी, मासूम, भोली, सरल एवं गंभीर स्वभाव वाली सिलिया स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण यानी छोटी एक जाति होती है शूद्र। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी एक अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। तो यह व्यवस्था थी उस गांव में। गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी। सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है। तुम उसका फ़ोटो, परिचय, नाम, पता लिख कर भेज दो। तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी। सेठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है। सिलिया की माँ अधिक जीरा में ना पड़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती, हंसती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। इस विषय में घर में भी चर्चा होती। रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फ़ोटो भिजवा दो, नाम पता लिख कर भेज दो। तब सिलिया की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझा कर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं, माने ये सब उनका दिखावा है। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे, कल छोड़ दिया तो हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे। अपनी इज्जत अपने समाज में रखकर भी हो सकती है। उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा ही मान सम्मान नहीं पा सकेगी। नहीं, फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, न इधर की न उधर की, न को धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को। हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान और खुद पालेगी, अपनी किस्मत तो खुद बना लेगी। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्यों रे, तुझे नहीं मालूम अपन वाह कुएं से पानी भर सकते हैं, क्यों चढ़ी तू कुएं पर, क्यों रस्सी बाल्टी के हाथ लगाई। और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 था झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छुपाए चीख चीख कर रो रही थी, साथ ही कहती जाती, ओ बाई, ओ माँ, माफ़ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करो।
उस समय की जो व्यवस्था थी वो क्या है, शूद्र जातियों को बहुत ही हीन दीन दृष्टि से देखती थी, ऐसे इसमें चर्चा की है। मामी का गुस्सा और मालती का रोना देखकर सिलिया स्वयं को अपराधी महसूस कर रही थी। वह अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर इस घमासान प्रकरण में उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती थी। अब मामी को थोड़ा शांत होता देख सिलिया ने साहस बटोरा। मामी, मैंने तो मालती को मना किया था, मगर वह मानी ही नहीं। कहने लगी, जीजी प्यास लगी है, पानी पिएंगे। मैंने कहा कोई देख लेगा तो कहने लगी, अरे गर्मी की भरी दोपहर में कौन देखने आएगा। बाजार से यहाँ तक दौड़ते आए हैं, प्यास के मारे दम निकल रहा है। मामी बिफर कर बोली, गुस्से में बोली। बिफर कर बोलना या गुस्सा। घर कितना दूर था, मर तो न जाती, मरी जाती तो अच्छा रहता। इसके कारण उसने कितनी बातें सुनाई। मामी सिर पर हाथ रखकर बैठ गई और बहुत देर तक मालती को कोसती रही, यानी डांटती रही। सिलिया अपने पैरों के पास की जमीन देखने लगी। सच बात थी, गाडरी मोहल्ला के जिस कुएं से मालती ने पानी निकाल कर पिया था, वहाँ से 20-25 कदम पर ही मामा मामी का घर है, जिसकी रस्सी बाल्टी और कुएं को छूकर मालती ने अपवित्र कर दिया था। वह औरत बकरियों के रेवड़ पालती थी, यानी बकरियों को चराती थी। गाडरी मोहल्ले के अधिकांश घरों में भेड़े बकरियों के पालने बेचने का व्यवसाय किया जाता था, यानी भेड़ बकरियां वहाँ पाली जाती थी। गाडरी मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के हैं। सिलिया के मामा मामी यहीं रहते हैं। मालती सिलिया की हमउम्र है, मगर हौसला और निडरता उसमें बहुत ज़्यादा है। जिस काम को नहीं करने की नसीहत उसे दी जाए, उसी काम को करके वह खतरे का सामना करना चाहती। सिलिया गंभीर और सीधे सरल स्वभाव की आज्ञाकारी लड़की थी और मालती ठीक उससे विपरीत थी। मालती को रोते देख उसे खराब जरूर लगा, मगर वह इस बात को समझ रही थी कि इसमें मालती की ही गलती है। जब हमें पता है कि हम अछूत दूसरे के कुएं से पानी नहीं भर सकते, तो फिर वहाँ जाना ही क्यों। वह बकरी वाली कैसे चिल्ला रही थी, अरे भाई दौड़ोरी, जा मूड़ी को समझाओ, देखो तो मना करने के बाद भी कुएं से पानी भर रही है, हमारी रस्सी बाल्टी खराब कर दी जाने। और मामी को डांटते हुए उसने कितनी बार सुनाई दी, क्यों भाई, जय सिखाओ तो हो तुम अपने बच्चों को, यानी यही सिखाई हो। एक दिन हमारे मूड पर मुतने की कर दे, यानी ज़बरदस्ती करने लगेगी। तुम्हारे नज़दीक रहते हैं तो क्या हमारा धर्म नहीं है, का मर्जी है तुम्हारी, साफ साफ कह दो। मामी गिड़गिड़ा रही थी, भाई माफ़ कर दो, इतनी बड़ी हो गई है मगर अकल नहीं आई उसको, कितना तो मारूं हूँ फिर भी नहीं समझे। और मामी वहीं से मालती को मारती हुई घर लाई थी। बेचारी मालती, सिलिया सोच रही थी भगवान उसे जल्दी ही अकल दे देंगे, तब वह ऐसे काम नहीं किया करेगी। इसके 1 साल पहले की बात है। 5वीं कक्षा के टूर्नामेंट हो रहे थे। खेलकूद की स्पर्धा यानी कि मुकाबला में सिलिया ने भी भाग लिया था। अपने सहपाठियों और कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी, है ना। आसपास अनेक गांव के विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेने आए थे। दूसरे सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ ही होने वाले थे, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता आरंभ ही होने वाली थी, यानी प्रतियोगिता या खेलकूद की, और जल्दी होने से जल्दी ख़त्म हो गई। वह लंबी दौड़ और कुर्सी दौड़ स्पर्धाओं में यानी कंपटीशन में भाग ले रही थी। प्रथम आई थी। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन थी। उनकी खो खो टीम भी उसी के कारण जीती और खेल कूद के शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही उससे पूछा था, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो, हमें पता बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। सिलिया मामा मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षकों के समक्ष उनका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के कारण वह कुछ नहीं बता पाए। उसने संकोच के साथ कहा, मुझे यहाँ किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब सर ने उसकी सहेली हेमलता से कहा था, हेमलता तुम इसे भी अपनी बहन के घर ले जाओ,
शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब तक वहां आराम कर लेंगे। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसकी बहन की ससुराल तहसील में थी। उनका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर बातें की। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया के बारे में पूछने लगी, कौन है, किसकी बेटी है, कौन ठाकुर है। सिलिया कुछ कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, हमारे साथ ही आई है। बहन की सास उसे गौर से देखने लगी, कर विचार करती रहे। गौर से देखना मतलब बड़े ध्यान से देखना। और हेमलता ने बताया, इसके मामा मामी यही रहते, मगर इसे उनका पता मालूम नहीं है। मौसी जी ने हेमलता से सिलिया की जाति पूछी। हेमलता ने धीरे से बता दिया। जाति का नाम सुनकर मौसी जी चौंक गई। फिर स्वयं को संयत करके यानी संभाली अपने आप को और सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ला के पास रहते हैं। तब मौसी जी के अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमारा भैया तुम्हें साइकिल पे बिठा के वहाँ छोड़ आएगा। ऐसा कहते हुए मौसी जी पानी का गिलास लेकर अंदर चली गई। मौसी जानती थी कि उसे प्यास लगी, फिर भी जाति का नाम सुनकर वह पानी का गिलास वापस ले गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वह मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सके। पानी मांगने पर क्या वह देने से इनकार कर देती? सिलिया को यह प्रश्न साल रहा था, यानी बहुत तकलीफ दे रहा था। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया। सिलिया रास्ते पर कूदती रही, यानी मन ही मन पछताने लगी। कूदना का मतलब है मन ही मन पछताने लगा कि ऐसा क्या हो गया, है ना। तो आखिर उसे प्यास लगी थी, तो उसने मौसी जी से पानी मांग कर क्यों नहीं पिया। तभी उसे याद आया मौसी उसकी जाति के नाम से कैसी चौंक गई थी, और मौसी के चेहरे का भाव उसकी आंखों में तैर गया, यानी उसे एहसास हो गया कि मौसी जी उसकी जाति को पूछ कर ही उसे पानी नहीं दी। कितने मुखौटे चढ़ा कर रखते हैं लोग। सिलिया को देखकर मामा मामी मालती और सभी लोग बहुत खुश हुए थे, उससे बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर सिलिया हेमलता के मौसी से मिली उमस को भूल नहीं पा रही थी, माने उस घटना को वो भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटना मन मस्तिष्क में बार बार कौंध कर उथल पुथल मचा देती थी। सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे थे। वो सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, प्यास लगी थी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता के मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी थी। और अब यह विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक और कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह, समाज के सामने एक आदर्श रखने की बात। यह सेठी जी महाशय का ढोंग आडंबर यानी दिखावा उसे सचमुच ही क्या कर रहा था, साल रहा था, यानी उसे तकलीफ दे रहा था। आडंबरहीन जो व्यवस्था थी समाज की, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले ये महापुरुष हैं, ऐसा समाज को दिखा रहे थे। उनके मन में ये विचार भी आया, अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो अपने जाति समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन से हटता नहीं था। साथ ही माँ के यथार्थपूर्ण अनुभव कथन पर भी उसे विश्वास था। मध्य प्रदेश की जमीन में सन 1970 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना ऐसा विश्वास क्या है जगा सके। उसे ऐसा नहीं लग रहा था। फिर दूसरों की दया पर सम्मान, अपने निजत्व को खोड़कर दूसरों की शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना, बैसाखियों पर क्या है चलते हुए जीना है। तो उसे क्या है इस समाज की इस व्यवस्था को कतई मंजूर नहीं थे। उसे ऐसा लगता था सिलिया को कि वह स्वयं के अपने ही मार्गदर्शन पे चलेगी और अपनी ही विचारधाराओं से आगे बढ़ेगी। नहीं, कभी नहीं। हम क्या इतने भी लाचार हैं, आत्मसम्मान रहित हैं? हमारा अपना भी तो कुछ अहम भाव है, यानी ईगो। अहम भाव का मतलब होता है ईगो है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? अपना सम्मान हम खुद बढ़ाएंगे। सिलिया के मन की हिमन दृढ़ संकल्प किया, यानी दृढ़ निश्चय किया कि मैं संकल्प करना यानी निश्चय करना
कि उसे अपना सम्मान खुद लेना है, अपनी मान मर्यादा को खुद कायम रखा है। मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, पढ़ती रहूंगी, उन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें समाज में अछूत बना दिया है। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को ऊंचा साबित कर सकूंगी, करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, नहीं कभी अपना अपमान सहन करूंगी। सिलिया मन ही मन इन बातों का चिंतन करने लगे। चिंतन करने यानी उसके विचार, उसका मन में सोचना, मनन करना, यानी उसके लिए कर्मरत होना। एक दिन अपनी माँ और नानी के सामने उसने बड़े दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे बहुत आगे तक पढ़ना है। माँ और नानी अपनी बेटी को ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी हो या ना हो, मगर तू खूब पढ़ाई कर और इतनी बड़ी बन जा कि बड़ी जाति के बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करने लगे। माँ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी, मेरी सिल्लो रानी तो को मैं खूब पढ़ाऊंगी। अछूत कन्या के साथ विवाह के विज्ञापन के साथ सिलिया की आंखों में वह घटना बार बार तैर रही थी जब प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। कंठ यानी गला सूख रहा था और उसकी ओर बढ़ता हुआ पानी का गिलास एकाएक केवल इसलिए वापस हो गया कि वो अछूत है, हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। प्यास ने उसे इतना विचलित नहीं किया था जितना इस अपमानजनक व्यवहार ने कि कौन जात है पूछा गया। यह सवाल उसके कानों में निरंतर हथौड़े मारता रहा। हथौड़ा मारना यानी बहुत ज़्यादा उसको अपमानित सा महसूस किया और बार बार वो दृश्य उसके सामने आता रहा। कुत्ता बिल्ली उस घर में बेरोक टोक आ जा रहे थे, पर उसे दहलीज पर ही हाथ के इशारे से रोक दिया गया है। दहलीज यानी दरवाज़ा, यानी अंदर जाने का जो चौखट होता है उसे दहलीज कहते हैं। इस व्यवस्था को मिटाने के लिए क्या कुछ भी नहीं हो सकता? क्या जीवन भर ऐसे ही जातिगत भेदभाव की प्रताड़ना के दुख भोगने पड़ेंगे? कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे? यह सब सोचकर उसके मस्तिष्क की नसें फटने लगी थी। यानी वो इस सारी प्रताड़ना यानी इस दुर्व्यवहार, इस तरह से बुरा व्यवहार से वो और भेदभाव, जातिगत भेदभाव से वो बहुत त्रस्त थे और ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान थे। सिलिया सोचने लगी थी, कैसे बदला जा सकता है इस समाज को, है ना, इस हालात को, कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। और झाड़ू कम वक्त, यह तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्कर्म है, यानी बुरा उपाय है। दुष्कर्म का अर्थ है कि हमारे लिए एक बुरा प्रक्रम चला रहा है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू? इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। यह हम कर सकते हैं। वह दृढ़ता से सोचने लगी, हाँ, यह हम जरूर कर सकते हैं। उसकी आंखों में अब एक चमक थी। हीनता और दीनता के भाव तो न जाने कब के जा चुके थे। वह मन ही मन सोच रही थी, झाड़ू नहीं, कलम, हाँ कलम ही उसके समाज का भाग्य बदलेगी। उसने सोचा वो खूब पढ़ेगी, सम्मान के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। और वह एक जो चिंगारी थी, यानी छोटी सी चिंगारी किसको कहते हैं, एक छोटी सी जो आग लगी थी, उसके दिलो दिमाग में वो मसाल बनकर एक बड़ा समाज की जाति की प्रगति के मार्ग को प्रकाशित करेगी, ऐसा उसने निश्चय किया था। सिलिया ने तय किया वो जीवन भर कोशिश करेगी समाज इन सब बातों को समझे और उनके मर्म को जाने, सम्मान और अपमान के भेद को समझे और सही रूप में सम्मान का हकदार बने। यहाँ जहाँ सोच होती है वहाँ राह खुद बनने लगती है, यानी राह यानी रास्ता, यानी चाहत की ज़रूरत है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यदि मन में दृढ़ निश्चय है तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। समय बदलता रहता है, लोग उसकी रफ्तार को समझ नहीं पाते हैं। जो इस बात को समझ लेता है वो समय के साथ चलते हुए अपनी मंजिल पा ही लेता है। ये सिलिया का दृढ़ निश्चय था। सिलिया समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी और उसने अपनी मंजिल को जान लिया। वह देश के कोने कोने में जाकर सामाजिक जागृति के कार्य करने लगी। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तब अपने दायरे तक ही सीमित रहते हैं। दायरा यानी अपने
अपने एक सीमित स्थान यानी एक संचित स्थान को कहते हैं दायरा, अपने ही लिए सोचते हैं। जिनका सोच बड़ा होता है वे जात बिरादरी समाज और देश की सीमा से भी ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए अपनी बिरादरी के साथ उन सब के लिए सोचने लगी थी जो सामाजिक विषमता, छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित हैं। शोषण माने किसी का जो जबरन क्या है फ़ायदा उठाना, उसके चीज़ों को सही ढंग से न करने देना और कम आकलन करना उसको, जो अधिकारों से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, जो अपने इतिहास, अपने वर्तमान और अपने भविष्य से अनजान है, ऐसी इन लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रही थी। लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के सबसे प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जाता। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवयित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग उसके लिए किया जा रहा था। मंत्री महोदय ने साल, सम्मान पत्र, सम्मान स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया। स्वागत के उत्तर में महिला ने अपने भाषण आरंभ किया, क्योंकि उसे पता था कि वह सुंदर सवर्ण एयायोति तत्परता के साथ उसके पीछे तस्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी है। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में, स्मृति यानी यादें जो उसके सामने थीं, क्षण भर के लिए खो गईं। वो स्मृतियाँ, वो यादें। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जनसमूह को देखा और परिवर्तन करते हुए क्या है उसका परिवर्तनवादी जो विचारों से परिपूर्ण अपना भाषण उसने जारी रखा। और वो महिला कोई और नहीं, वही सीलिया थी जो अछूत होने के बावजूद उसने अपने संघर्षों के बलबूते पर उसने क्या किया, समाज को परिवर्तित किया और अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई। तो इस पाठ का आशय यह है कि अगर स्त्री शिक्षित है तो अपने आप को, अपनी विचारधाराओं को कायम कर सकती है और बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त कर देती है। तो आज की आवश्यकता है नारी शिक्षा और उसको सशक्त बनाने वाली ये प्रेरणादायक कहानी। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।